हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे की आपकी जो क्लास है वो है एमपी टेट एंड सी टेट स्पेशल क्लास, क्योंकि यही दोनों एग्ज़ाम है जो सबसे पहले ये सारी, जब कोरोना एंड लॉकडाउन खत्म होता है जैसे ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले यही दोनों एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में या पात्रता परीक्षाओं में आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आज देखेंगे एसएसटी क्वेश्चन। मैं बता दूँ कि 5 बजे की ही क्लास में हम सारे सब्जेक्ट अलग अलग दिन में अलग अलग सब्जेक्ट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। और कल जो है संस्कृत के क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सा प्रस्ताव संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त उपाय है? निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव। मेरे ख्याल से ये पॉलिटिक्स में जितने भी लोगों को इंटरेस्ट होगा सबको पता होगा। तो यहाँ पे जो सबसे सशक्त उपाय है और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आता है ये वो होता है अविश्वास प्रस्ताव। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, मैं बता दूं कि ये संवैधानिक प्रावधान है ऐसा, उसके हिसाब से मंत्रिपरिषद, सदन में बहुमत ना हो, अगर नहीं बन पा रही बहुमत, जब तक बहुमत बनी है तब तक तो रह सकती है, अगर बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है सदन में। और अगर उसके पक्ष में क्या है, वोटिंग होती है, और वोटिंग के थ्रू ये माना जाता है, अगर जो सरकार रहती है जो इफेक्ट में वर्तमान समय में, अगर वो उसको ज़्यादा वोटिंग नहीं मिलती है तो उसकी सरकार गिर जाती है। सिंपल, मतलब मैंने सिंपल वे में आपको समझाया है, ज़्यादा पॉलिटिकल वर्ड्स नहीं यूज़ किए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अधिकारों को हस्तगत करने का। फटाफट से ऑप्शन देख लीजिए। मैं एक काम करती हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताते चलती हूँ और एक्सप्लेन करते चलती हूँ, क्योंकि वही आपके काम आएगा। बाकी आप ऑप्शन पूरे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा क्या है, कम टाइम में आपके ज़्यादा क्वेश्चन ताकि हो पाए और अच्छे से। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर 2। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। बाकी नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है, संसद का अधिवेशन आहूत करने और उसका सत्रावसान करने का भी अधिकार प्राप्त है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 उपबंधित करता है क्या? चलिए देखेंगे अब क्या होता है इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति का को उपबंधित करता है अनुच्छेद 76। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। महान्यायवादी होता कौन है? तो ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी या विधि सलाहकार जिसे हम कहते हैं वो होता है। ये सदन की सभी एक्टिविटीज़ में, गतिविधि में भाग ले सकता है, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है, वो मतदान नहीं कर सकता है, वो अपनी वोटिंग नहीं दे सकता है। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है कि निम्न में से कौन है जो भाग तो ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता? तो महान्यायवादी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? और यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये मौलिक अधिकारों का जो है मेन नियम है। बाकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, समाज में समाजवादी ढांचे को, एक तरह से ये सब भी है, लेकिन फिलहाल यहाँ मौलिक अधिकार व्यक्ति का अपना भी अधिकार है। ठीक है, तो ये मेन जो इसमें आता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आ जाती है। अब चाहे वो किस शिक्षा, मतलब कि संस्कृति की स्वतंत्रता हो, किसी भी चीज़ की, धर्म की स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत रूप से। भारत में सूचना का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, मूल अधिकार विधिक अधिकार दोनों है, या फिर दोनों नहीं है? तो ये एक कानूनी अधिकार है एक्चुअली, सूचना का अधिकार, तो इसलिए हम इसे विधिक अधिकार बोलेंगे। ये विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा ये लागू किया गया था, 2005 में आया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित किस योगदान से जाना जाता है? क्यों हम कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा पोर्शन है? राष्ट्रीय आय, रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका क्वेश्चन नंबर 120 के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ये सभी रीज़न है जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था
में कृषि का महत्व हम जानते हैं। किसी उद्योग के विषय में निम्न कारकों पर विचार करिए। तो पहले हमें देख लेने हैं पॉइंट्स। पूंजी निवेश, व्यवसाय आवर्त, श्रम शक्ति, बिजली की खपत। अब आपको बताना है इनमें से कौन से उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं, यानी कि कौन से कारक हैं, कौन सी चीज़ है जो किसी भी उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करती है। कोड दिए हुए हैं, कोड में से देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली सीटेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और क्योंकि इस बार एमपी टेट भी पूरी तरह से सीटेट के पैटर्न पर बेस्ड है, इस वजह से एमपी टेट में क्वेश्चन इस बार ऐसे ही आने की संभावना बन रही है। संभावना क्या बन रही है, सीधे सीधे रेफरेंस ही लिया जाएगा। देख लीजिएगा, अभी एडवांस में कह रही हूँ, बहुत लोग हो सकता है कि निगेटिव बोलें, लेकिन आप एग्ज़ाम होगा तब देखिएगा कि कहीं ना कहीं रेफरेंस लिया जाएगा सीटेट से। चलिए देखेंगे क्या आंसर सही होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, यानी कि पूंजी निवेश। भाई कम पूंजी लगेगी तो छोटा व्यवहार कोई भी उद्योग है, और ज़्यादा पूंजी लगेगी तो जाहिर सी बात है वो बड़ा है। साथ ही साथ श्रम शक्ति, कितने लोग काम करते हैं, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है, उसके आकार को बताता है। और बिजली कितनी खपत हो रही है, वो सारी चीज़ें भी डिपेंड मतलब उसको निर्धारित करती हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, या फिर वाणिज्यिक बैंक यानी जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। चलिए देखेंगे क्या होता है सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ये इसका मतलब हो जाता है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका मतलब ये सेंस निकल के आता है। भारत में व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्यों में शामिल नहीं था क्या। ऑप्शंस फटाफट से देखिए, जो चीज़ शामिल नहीं थी, निगेटिव में है क्वेश्चन, वही बताना है। और कल के क्वेश्चन में 2 कमेंट्स आए थे। क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ निगेटिव पूछा था, क्वेश्चन नंबर 30 तो कल था ही नहीं। तो प्लीज़ आप लोग जिन्होंने भी कमेंट किया था, प्लीज़ आप दोनों लोग प्लीज़ जाके मुझे सही क्वेश्चन नंबर बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि कल के सेट में 30 नंबर क्वेश्चन था ही नहीं। 31 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद बीच में एक बार फिर से 31 से स्टार्ट हुआ था। चलिए देखेंगे क्या होता है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही होता है। प्रशुल्क दरों में बढ़ोतरी इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें शामिल हैं। जगन्नाथ मंदिर का निम्न में से कहाँ स्थित है, बहुत फेमस है, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। निम्न में से कौन सा एक सरित पर पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण नहीं है। लॉटिक इकोसिस्टम का जो एग्जाम्पल नहीं है। लैगून, सरिता, मुहाना, तालाब। अभी ये आपका जियोग्राफी से है और अच्छा क्वेश्चन है, ईवीएस में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इस क्वेश्चन के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर 4। तालाब जो है वो नहीं है। तालाब क्या है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का सही क्रम इस प्रकार है। स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक शोषण के विरुद्ध, मतलब सारे ऑप्शंस देख लीजिए जल्दी जल्दी से। सही क्रम बताना है मौलिक अधिकार का। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए वो जाता है ऑप्शन नंबर 3। पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार। जितने ये लिखे हैं ऑप्शन उनमें से ये सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। चावल अनुसंधान संस्थान कटक, यानी कि यहाँ पे कुछ अनुसंधान संस्थान के नाम लिखे हैं और ये स्थान के नाम लिखे हैं कि वो कौन से स्थान पे हैं। 3 गलत है, आपको एक जो सही है वो बताना है कि कौन सा सही लिखा है। चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक उड़ीसा में ही है, तो ये सही आंसर है। बाकी जो लिखा है चर्म अनुसंधान केंद्र, ये चेन्नई में है, लखनऊ में नहीं है। सरकरा अनुसंधान संस्थान ये जो है आपका कोयम्बटूर में है, चेन्नई में नहीं है। रेशम अनुसंधान संस्थान आपका मैसूर में है, बेंगलुरु में नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट स्थान की बात हो रही है तो यहाँ पे है। देखेंगे हमारे अगले प्रश्न। भारत में मिनिकॉय व मालदीव को विभाजित करने वाली समुद्री जल रेखा कौन सी है। 3 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इनमें से कोई नहीं।
बहुत फेमस है ये, अक्सर इससे प्रश्न भी आता है। कौन इतने डिग्री चैनल को तैर कर किसने पार किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होता है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है इसका सही आंसर होगा। मृदा के अर्थ के संबंध में सही कथन है क्या? मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत है। खनिजों का मिश्रण ही मृदा को अनउपजाऊ बनाता है। मृदा का निर्माण चट्टान से प्राप्त खनिजों से नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। सही कथन मृदा के बारे में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली एक परत है। जो भी पृथ्वी के क्रस्ट लेयर पे दानेदार कण हैं उसी की एक पतली परत है, वही एकदम डस्ट फॉर्म में जो है वो ऊपर साइड है, और थोड़ी सी ये होती है, आप भुरभुरी सी होती है अगर आप देखते हैं प्रॉपर तो। और फिर मृदा कई टाइप की होती है, सबकी अलग अलग जो है कंपोजिशन होती है। सो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मेरे ख्याल से आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।